हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो है बहुविकल्पीय प्रश्न ये सब करवा चुके हैं, अति लघु सवाल ये भी करवा चुके हैं और उसमें जो है आपका जो लघु क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकंड दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ये दोनों में से जो है फर्स्ट वाला कवर करवा चुके हैं। आज के पूरे इस वीडियो में जो है सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया जाएगा और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लघु उत्तरीय जो पूछे जाते हैं सेकंड टाइप के, ये आपका कवर वहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जो है आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से अगर वो तैयार कर लेंगे तो 100% गारंटी कि आप जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और मान के चलिए कि 100 में से जो है आप 85 प्लस तो अच्छे से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो 90 प्लस जो है पूरा जो है उसी में से कवर हो जाएगा जितना क्वेश्चन मैंने कराया है। तो चलिए आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद जो है बस आपको रिवीजन करना है क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मैं तैयार कराऊंगा उसको मैं 99% कोशिश करूँ कि आपको एक ही बार में और एक ही वीडियो में याद हो जाए। इसकी पूरी गारंटी में लेता हूँ याद कराने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन है, नीति आयोग की संरचना एवं उद्देश्य या कार्य को लिखिए। ध्यान रखेंगे मैंने उन्हीं सवालों को सेलेक्ट किया है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा तो आपको पेपर पैटर्न को समझना कि क्वेश्चन क्या घुमा के पूछा गया है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन नहीं पूछकर जो है थोड़ा सा उसमें चेंज कर देगा और वही जो है पूछ लेगा, फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन जो है आपको समझना है उसका आंसर वही होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया जाता है। इसी सवाल को अथवा करके पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये कि नीति आयोग क्या है इसके बारे में, दूसरा इसकी संरचना या फिर इसके उद्देश्य या कार्य के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य या कार्य के बारे में अच्छे तरीके से समझना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नीति आयोग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो यहाँ से कवर कर लेते हैं। नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता है क्योंकि पहले योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपका यहाँ से बहुविकल्पीय सवाल यहाँ से भी कवर हो जाएगा और साथ में आपका अति लघु सवाल भी कवर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन के पैटर्न आपके सामने आने वाले हैं मैं हर टाइप के जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दूंगा, उसका आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन याद करने से कई सारे फायदे होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल दोस्तों आपके यहाँ से मिल जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगर आप बहुविकल्पी में पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे 1950 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी। इसके बाद 1 जनवरी 1915 को जो है इसी योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। अब दूसरा सवाल यहाँ से बनेगा कि योजना आयोग नीति आयोग कब बनाया गया। आपका जवाब होगा 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे नीति आयोग इस प्रकार से लिखा जाएगा और इसका जो है पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी में नाम हो गया। अगर इसको इंग्लिश में कहे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको जो है ये नीति आयोग जो है इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश इसका हो गया। तो ये तो बात होगी बेसिक जानकारी की नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के बारे में एक पॉइंट और बता दें कि जो नीति आयोग है या फिर जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष होता है और जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। अगर आपसे पहला पूछा है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम में तो जो है आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक जानकारी यहाँ से कलेक्ट करते हैं। नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनाया गया। यानी दोस्तों जो योजना आयोग था इस नीति आयोग का जो स्वरूप था, स्वरूप का मतलब बनावट जो था, जो स्ट्रक्चर था उसका, उस योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनाया गया। संघीय का मतलब ये होता है कि जब नीति आयोग बनाया गया तो उसमें जो है केंद्र को और शामिल किया
गया, यानी केंद्र को जो है और शक्ति प्रदान की गई नीति आयोग में। अब देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है, साथ में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे सीयू बोलते हैं, सीईओ बोलते हैं, इनका भी प्रावधान किया गया। अब ये दोस्तों इसमें और बात कहा गया कि पहली बार जो है मुख्यमंत्रियों का भी इसमें जोड़ा गया है। तो 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि नीति आयोग जब योजना आयोग था तो योजना केवल प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था और कुछ नहीं होता था, ठीक है, वही जो है पूरा इसका संचालन करते थे। लेकिन जैसे योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष तो होंगे ही, साथ में एक उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे इंग्लिश में जो है सीईओ बोलते हैं, ठीक है, इनका प्रावधान किया गया, मतलब इनको भी शामिल किया गया। दूसरी बात है कि पहली बार जो इसमें मुख्यमंत्री को भी जोड़ा गया है। तो ये पॉइंट हो गया इसके नीति आयोग के बारे में। अब बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की। जो नीति आयोग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर उसका कार्य क्या है, या फिर अगर आपसे विशेषता पूछ ले, ध्यान रखेंगे इसलिए मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। विशेषताएं अगर आपसे पूछ लेगा तब भी आंसर यही होगा, क्योंकि उद्देश्य कार्य विशेषताएं सब लगभग यही होता है, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। नीति आयोग के उद्देश्य या कार्य इसका हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना होता है। यहाँ पे दोस्तों जो बात कही गई है कि नीति आयोग का जो विजन को मतलब उद्देश्य कर सकते हैं कि जो उसका मेन मकसद है नीति आयोग का, वो क्या है कि बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री है, नीति आयोग को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री साथ में मुख्यमंत्री, इनको राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना होता है। मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो एक तरफ जो है प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों को मिला दिया गया है। ये दोनों मिलकर जो है राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करेंगे। यही नीति आयोग का एक विजन है, एक उद्देश्य है। एक लाइन में इसको समझ के अच्छे से लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आप इसे समझकर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, इसको रट्टा नहीं मारना, केवल समझना है कि नीति आयोग का उद्देश्य है क्या आखिर। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों मिलकर जो है राष्ट्रीय एजेंडा यानी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रारूप तैयार करेंगे। तो यही जो है नीति आयोग का उद्देश्य हो जाएगा, यही इसका कार्य हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और निरंतर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। देखिए नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहाँ तक बात कही कि ग्राम स्तर पर यानी गांव स्तर पर इसको भी लेकर जाया जाएगा, ताकि जो है गांव से लेकर पूरे नगर तक को जो है विकसित किया जाए। तो यहाँ पे बात कही कि जो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना यानी गाँव में जो योजना चलाए जाते हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय का मतलब ये है कि लोगों को भला होना, लोगों का भला हो और लोग कहीं के विकास कर सके, उससे लोगों को फ़ायदा हो, ऐसा योजना चलाना चाहिए। ऐसा योजना चलाकर जो है एक तंत्र विकसित करना है और निरंतर उससे जो है ऊंचा उठाना है। तो ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ये है कि ग्राम स्तर पर योजना चलाकर जो है उसको निरंतर विकास करना चाहिए और उसको जो है ऊपर उठाना चाहिए, ताकि जो है गांव के लोग भी विकसित हो सके, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों इसमें है भारतीय समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया जिन तक आर्थिक प्रगति का लाभ पहुंच से दूर है। इसमें दोस्तों ये भी कहा गया है ऐसे बहुत सारे समाज में हमारे लोग होते हैं, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पिछड़े हैं, जिनको जो है अभी बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिला है, अभी कुछ पता भी नहीं है। तो ऐसे समाज में लोग देखने को मिल जाते हैं, ऐसे समाज में हमारे हैं। तो भारतीय समाज में इन लोगों को जो है, इन लोगों को ऊपर उठाना है और जो आर्थिक विकास में पिछड़े हैं इनको लाभ पहुंचाना है, इस नीति आयोग का उद्देश्य है, ठीक है। तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। आयोग यह सुनिश्चित करेगा जो क्षेत्र विशेष रूप से सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और समान नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है या नहीं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि आयोग भी, ये जो नीति आयोग है ये सुनिश्चित करेगा, यह बात तय करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से सौंपे गए हैं यानी जिनको जो है जो काम सौंपा गया है क्या वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर फॉर्मेलिटी अदा हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है गाँव में रोड बनवाना है तो रोड तो बनवा दिया जाता है लेकिन
फॉर्मेलिटी अदा हो जाती है। बस ऐसे नॉर्मल जो है रोड बना के जो है छोड़ दिया जाता है, या फिर कभी कभी आधा रोड बनवा के छोड़ दिया जाता है। तो क्या उस क्षेत्र में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आर्थिक विकास में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब कुछ जो है देखभाल किया जाएगा इस जो है नीति आयोग के अंतर्गत। पांचवा पॉइंट दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के दीर्घा अवधि के लिए नीति और कार्यक्रम का जो ढांचा जो है तैयार करना और उनकी प्रगति तथा क्षमता की निगरानी करना। इसमें दोस्तों बात ये कहा गया है कि जो नीति आयोग है इसको दीर्घा अवधि, दीर्घा मतलब लंबे अवधि मतलब समय, लंबे समय के लिए जो है इसको एक ऐसी नीति बनाना है जिसको जो है कई प्रकार से देखा जा सके। और दूसरी बात ये है कि वो जो उसकी क्षमता और उसकी निगरानी जो है वो किया जा सके कि जो है क्या नीति आयोग जो यहाँ पे लागू हुआ है, जहाँ पे काम चल रहा है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ जो है उसकी निगरानी करेगा। तो दोस्तों ये कुछ 5 पॉइंट हैं, आगे इसमें कुछ पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट को समझ गए होंगे, बातों को समझ गए होंगे, तो नीति आयोग क्या है इसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक महा मैराथन है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी लो है तो आप मान के चलिए कि जो इसको क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अगर 360 पे देखेंगे तो जो है आपको क्वालिटी बहुत अच्छा दिखाई देगा और साफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर ये सवाल इस प्रकार से ना पूछ कर जो है इस प्रकार से पूछता तो भी इसका आंसर यही होगा कि वैश्वीकरण के कारणों, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन अथवा करके फिर घुमा के पूछेगा कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पूछा कि वैश्वीकरण के बारे में, दूसरा पॉइंट ये है कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में पूछा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए प्रभाव के बारे में पूछा है, यहाँ भी देखिए प्रभाव के बारे में पूछा है। यानी यहाँ पे कॉमन है प्रभाव, और किसके प्रभाव के बारे में, वैश्वीकरण के, और किस प्रकार का प्रभाव। तो जवाब दोस्तों होगा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव। इस प्रकार से क्वेश्चन समझा जाता है। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है वैश्वीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे देना है। एग्जामिनर से दोस्तों पूरा नंबर लेने के लिए आपको सही तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना होगा। विथ डायग्राम, कोटेशन, फिगर के माध्यम से भी अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आंसर अपना प्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर मान के चलिए कि आपको 10 में से जो है 10 नंबर जो है पूरा दे जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से आंसर नहीं लिखे हैं तो 10 में से आपको 5 नंबर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण और इसके बारे में लिखेंगे किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल अर्थ में आपको मैं समझा दूं तो बस आप इतना समझ लीजिए। कह रहा है किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, मान लीजिए एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखेंगे एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था है, और कह रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था, एक तरफ मान लेते हैं चीन की अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था। इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को यानी देश, भारत देश और चीन देश में, इन दोनों देशों में अगर व्यापार किया जाए, ठीक है, व्यापार किया जाए या फिर जो है कोई राजनीतिक संबंध स्थापित किया जाए, तो जो ये प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया जो है वैश्वीकरण कहलाती है। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जब कोई हस्तक्षेप होता है, कोई व्यापार होता है, कोई राजनीतिक संबंध होता है, तो ये संबंध वैश्वीकरण कहलाता है। नाम यहाँ पे लिखा है वैश्वीकरण। वैश्विक का मतलब होता है विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर, और करण मतलब होता है करना। ठीक है, विश्व स्तर पर इस तरह से कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को जो है तालमेल बैठाना, या फिर उसको जो है राजनीति में ऊपर उठाना, या फिर जो है व्यापार करना, ये सब जो है एक प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अगर दोस्तों आपको ऊपर वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस पे जो यहाँ पे लिखा गया नीचे वाला, इसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि विश्व में संचार क्रांति की प्रभावशाली भूमिका के कारण एक नई विचारधारा का जन्म हुआ है जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व में संचार क्रांति का मतलब क्या, कम्युनिकेशन। आप मोबाइल से बात करते हैं, क्या विदेश में बात कर सकते हैं? बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो संचार क्रांति की प्रभावशाली भूमिका के कारण एक नई विचारधारा आई है, जो विचारधारा आई है उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश में किसी चीज़ का हस्तक्षेप होना, ये पूरी प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण जो है इन एक देश से दूसरे देश में
जो है किसी वस्तु का आदान प्रदान करना, व्यापार करना, राजनीतिक संबंध बनाना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। आइए इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझ सकते हैं इसमें? लिखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण, छोटा सा डायग्राम इस प्रकार से बना लेंगे ताकि जो आपका आंसर वो परफेक्ट हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बस बनाना है, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण में पहला कारण है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सांस्कृतिक। यहाँ पे वैश्वीकरण के कारण में यहाँ पे प्रभाव भी आप ले सकते हैं, ठीक है, प्रभाव भी ले सकते हैं, कारण की जगह प्रभाव भी ले सकते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, ये 3 प्रभाव आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है एग्जाम में यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न में जो है आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये 3 आपको बताना है। अब जरा ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद आपको उसमें कम से कम 4-5 लाइन लिखना होगा, तब जाके लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बना के फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे राजनीतिक प्रभाव, इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार होता है, या फिर जो है मान लीजिए अगर देश के प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी अगर किसी देश में जाते हैं, ठीक है, मोदी जी किसी दूसरे देश में जाते हैं, मान लो जो है सऊदी अरब में गए हैं, ठीक है, अरब में गए हैं, सऊदी अरब लिख दे रहे हैं, यहाँ पे अरब लिख दे रहे हैं, ठीक है, सऊदी अरब में गए हैं। तो जब सऊदी अरब में गए हैं तो यहाँ के नेता जो है, यहाँ के नेता मिलेंगे, ठीक है। जब आपस में नेता मिलेंगे तो क्या संबंध अच्छा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। अच्छा, एक बात ये भी समझ में लीजिए कि भारत से रिश्ता जो है अन्य देशों का जब हो जाता है, ठीक है, राजनीतिक मुद्दों में, यानी जब भारत देश से अन्य देशों में जो है रिश्ता स्थापित हो, कोई भी मंत्री, कोई भी जो है नेता किसी दूसरे देश में जाकर रिश्ता बनाता है या फिर व्यापार करता है या फिर कुछ भी लेन देन होता है, तो उस देश में जो है राजनीति मजबूत होती है। और जब मजबूत होती है राजनीति, तो एक देश से दूसरे देश में ये प्रक्रिया जो है राजनीतिक प्रभाव के कारण पड़ता है, तो ये वैश्वीकरण हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक प्रभाव में क्या लिखेंगे? आर्थिक प्रभाव में जैसे मान लीजिए चीन है, अब ध्यान रखेंगे चीन का सामान जो है भारत में कितना आता आप सभी को अच्छे से पता है। हर चीज़ चाइना है, हर चीज़ चाइना है, खाने पीने से लेकर उठने पहनने, मतलब सब कुछ जो है चाइना है। तो चीन से और भारत से जो व्यापार होता है, ऐसे ही भारत के और देशों से व्यापार होता है। तो ये पूरा व्यापारिक प्रक्रिया जो है कहलाता है आर्थिक प्रभाव, क्योंकि अगर भारत से व्यापार किसी दूसरे देश में होता है और भारत जो है किसी दूसरे से सामान मंगाता है, कहीं अपना सामान बेचता है किसी दूसरे देश में, तो वहाँ से जो है भारत की स्थिति भी अच्छी होती है, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, और दूसरे देश में जो व्यापार होता है वहाँ भी अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहती है। तो कुल मिला के देखा जाए आर्थिक जो प्रभाव है ये वैश्वीकरण को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको मैं समझाऊं। जैसे मान लीजिए कोई जापान का है, ठीक है, कोई जापान का है वो भारत में आया, कोई जापान का है वो भारत में आया, तो जापान के जो लोग होंगे वो अपनी संस्कृति भारत में लेकर आएंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर भारत का जापान में जाता तो अपनी संस्कृति लेकर जाएगा। जो अपनी संस्कृति लेकर जाएगा तो वहाँ पे कुछ अपना छोड़ कर आएगा, अपनी संस्कृति छोड़ कर आएगा, सामान छोड़कर नहीं आएगा, अपनी संस्कृति छोड़ कर आएगा। ऐसे जापान के लोग जब भारत में आएंगे तो वो भी अपना संस्कृति छोड़कर जाएंगे, कोई सामान छोड़कर नहीं जाएंगे। जब अपनी संस्कृति छोड़कर जाएंगे तो जापान की संस्कृति भारत में और भारत की संस्कृति जापान में जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा? आदान प्रदान होगा, एक देश से दूसरे देश में वैश्वीकरण हो जाएगा। तो संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत ऐसे सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जैसे देखिए, जैसे कि बहुत सारे पश्चिम देश के लोग यहाँ पे आते हैं भारत में, तो अपनी संस्कृति लेकर आते हैं और यहाँ से संस्कृति लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे अपने शब्दों में बनाकर जब लिखेंगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर गलत नहीं काटेगा, क्योंकि मेन पॉइंट आपका हेडिंग सही से पढ़ना चाहिए और 2-3 लाइन अच्छे से पहले लिखना है, और उसके बारे में जो है आप जो भी आपके माइंड में आए पूरा लिख देना है, पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर भी कटेगा नहीं। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि वैश्वीकरण के प्रभाव में, मतलब वैश्वीकरण का जो है प्रभाव ये भारत पर कैसे पड़ा, तो देखते हैं ज़रा। भारत में 1991 से वैश्वीकरण तेज हो गया। पहला प्रभाव ये पड़ा है कि 1991 से वैश्वीकरण तेज हो गया। दूसरा पॉइंट, भारत की आर्थिक वृद्धि दर और बढ़ती चली गई। जैसे जैसे अन्य देशों से व्यापार होता चला गया, संबंध अच्छे होते चले गए, तो आर्थिक वृद्धि भी बढ़ती चली गई। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल वर्ड में कहूँ आपसे कि अगर आपका संबंध किसी अन्य लोगों से, जो आपके दोस्त यार होंगे, सबसे अच्छा है,
तो जब सबसे अच्छा होगा तो आप किसी से कुछ अगर मांग सकते हैं, किसी से अगर कुछ पैसा मांगते हैं तो हो सकता है कि अगर आपका संबंध अच्छा होगा, रिश्ता अच्छा होगा तो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे आप लड़ाई झगड़ा लेकर चलेंगे तो क्या आपको कोई पैसा देगा? आपको ज़रूरत पड़ने पे कोई कुछ नहीं दे पाएगा। ऐसे दोस्तों देश के साथ होता है, जब देश दूसरे देश से रिश्ते अच्छे होते हैं, संबंध अच्छे होते हैं तो कोई भी आर्थिक सहायता मिलती है, तो यहाँ पे आर्थिक वृद्धि पक्का होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है। जब भारत के अन्य देशों से रिश्ते अच्छे होते हैं, मतलब कि रिश्ते अच्छे हैं, तो कहने का तात्पर्य उस देश वाले यही चाहेंगे कि हम भारत में जाके अपना जो है व्यापार करें, अपना जो है पूंजी लगाएं। तो विदेशी जो निवेश है वो बढ़ रहा है, जिससे भारत का भी विकास हो रहा है और उन देशों का भी विकास हो रहा है जो देश यहाँ पे पूंजी लगा रहे हैं। आगे है, भारत की विदेशी व्यापार में उन्नति हो रही है। भारत की विदेशी व्यापार का मतलब ये होता है कि जब एक देश से दूसरे देश से व्यापार करे तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। तो भारत जब दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसमें जो है भारत की भी उन्नति होगी और उस देश की भी उन्नति होगी जो भारत में व्यापार कर रहा है। क्योंकि अगर एक दुकानदार सामान बेचता है तो उस उद्देश्य से बेचता है कि उससे क्या हो, लाभ प्राप्त हो। ठीक है, उससे क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, वो 1000 रुपये का सामान बेच रहा है। ठीक है, अगर दुकानदार 1000 रुपये का सामान बेच रहा है, कस्टमर जो है इसे 800 रुपये में 200 रुपये कम करा के 800 रुपये में लेता है और दुकानदार 800 रुपये में दे देता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि दुकानदार को भी फ़ायदा हुआ होगा तभी वो 800 रुपये में दिया है। कस्टमर भी इसलिए खुश है क्योंकि उसको 200 रुपये का फ़ायदा हुआ, क्योंकि उससे 1000 रुपये उससे मांगा जा रहा था। तो कस्टमर भी खुश है, दुकानदार भी खुश है, क्योंकि दोनों को फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि दोनों खुश हैं। ऐसे ही विदेशी व्यापार में जब कोई देश दूसरे देश से संबंध स्थापित करते हैं तो वो देश भी खुश होता है जो व्यापार कर रहा है, और जिस देश में कर रहे हैं वो सब भी खुश रहते हैं, क्योंकि विदेशी व्यापार से लाभ सबको होता है। यही इसका उद्देश्य है, यही इसका प्रभाव हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि जब विदेशी व्यापार होगा तो आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है भारत का अर्थव्यवस्था में सुधार होगा ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इसे याद करें, समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। सवाल देखिए, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। यानी वैश्विक यानी विश्व स्तर पर जो राजनीति है उस स्तर पर देखा जाए तो पर्यावरण जो कहीं न कहीं इन्वायरमेंट हमारा दूषित हो रहा है उसके लिए चिंता की ज़रूरत क्यों है, चिंता करने की ज़रूरत क्यों है। ये आवश्यक है कि हमें चिंता करना चाहिए और ये अनिवार्य भी है, क्योंकि इतना इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है उसके कारण ये समस्या पैदा हो रही है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित कारणों से वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों को प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके कारण जो है चिंता करने का विषय बन गया है। आइए समझते हैं उन पॉइंट को। ये जो है आपका देखिए अति लघु सेकंड में पूछा जा सकता है, क्योंकि छोटा सा प्रश्न है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होने से कृषि भूमि कम हो रही है। सिंपल सी बात है कि जो हमारे इन्वायरमेंट है वो दूषित हो रहा है। इन्वायरमेंट दूषित होने से कृषि भूमि भी कम हो रही है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट दूषित हो जाएगा तो उस वातावरण के पूरे जो एटमॉस्फेयर होगा वो पूरा प्रदूषित हो जाता है, जिससे जो है हमारी कृषि पे भी जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ फसल जो है बर्बाद हो जाती है, फसल नष्ट हो जाते हैं, फसल हो नहीं पाते हैं, तो कृषि भूमि जो होती है उसको भी जो है प्रभावित करता है हमारा जो है इन्वायरमेंट दूषित जब होता है। अगला पॉइंट देख सकते हैं कि जलाशय का जल स्तर घट रहा है। जो पीने योग्य पानी है, ध्यान रखेंगे, जो पीने योग्य पानी है, ठीक है, जो पीने योग्य पानी है इसका स्तर धीरे धीरे घट रहा है। आपको जानकारी के मुताबिक दोस्तों बता दें कि पूरे अर्थ पर जो है 3% जो है पीने योग्य पानी है। पूरी पृथ्वी पर 3% पीने योग्य पानी है, और 3% में से ध्यान रखेंगे 2% क्या है, 2% ग्लेशियर है। यानी ये पीने योग्य पानी तो है लेकिन किसके रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है, तो इसे हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा बर्फ़ है। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, पूरा बर्फ़ की चट्टान। 2% ग्लेशियर है, 1% बचा हुआ है। आपको और बता दें कि जो 1% बचा हुआ, इस 1% में से आधा % ही पीने योग्य पानी है, क्योंकि आधा % पानी जो है वो नदी में है, ठीक है, नदी में है, तालाब में है, झील में है, नहरों में है।
ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ध्यान रखेंगे कि जो ये पॉइंट पूरा है नदी, तालाब, झील में, इसमें आधा पानी है और आधा पानी ही हमारे ज़मीन के अंदर है जो हम स्वच्छ पानी पीने का जो पीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जलाशय जो है वो उसका जलस्तर भी घट रहा है। ये इन्वायरमेंट के दूषित होने का सबसे बड़ा कारण है, इसके कारण जलाशय घट रहा है। अगला है मत्स्य उत्पादन भी कम हुआ है। जैसे जैसे जल प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे वैसे मत्स्य यानी मछली का उत्पादन भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जल दूषित होगा तो मछली सही से उसमें जीवित नहीं रह पाएंगे, और जो मछली जीवित नहीं रह पाएंगे तो मत्स्य जो उत्पादन होगा वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। आगे है स्वच्छ पेयजल की कमी। मैंने पहले ऊपर ही बता दिया कि आपको स्वच्छ जल की कमी हो रही है, क्योंकि हमारा जो भूमिगत जल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो तालाबों में, झीलों में, जो अन्य नहरों वगैरह में पानी है वो ज़्यादा दूषित हो रहे हैं। नदी का पानी भी दूषित हो रहा है, तो नदी का पानी दूषित हो रहा है तो नहरों का पानी दूषित होगा, अन्य जो झील वगैरह है उसकी भी पानी दूषित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो स्वच्छ पेयजल है इसकी भी कमी महसूस हो रही है। आगे है वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है। जैव विविधता का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं जैव विविधता। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, और जैव का मतलब होता है जीव जंतु प्लस वनस्पति। तो कोई ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसको जैव विविधता कहा जाता है। जैसे एक तालाब है, ठीक है, एक तालाब है, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक तालाब में क्या एक ही प्रकार की मछली पाई जाती है? बिल्कुल नहीं, एक तालाब में एक ही प्रकार की मछली नहीं पाई जाती है, उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के मेढक पाए जाते हैं, मतलब मेढक हमने जो छोटे बड़े मिलाकर लाल, उसमें जो है पीले और जो है कुछ और टाइप के होते हैं, या फिर जो है सांप पाए जाते हैं, या फिर कुछ और जीव पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो तालाब होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जब एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं तो उसे जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। और जैव विविधता जब दूषित हो गई, यानी वनों की कटाई होगी, तो जैव विविधता भी जो है खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि जंगलों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं और उन्हीं जंगलों में विभिन्न प्रकार के वन होते हैं। जब वनों को काटा जाएगा तो जीव कहाँ जाएंगे? जीव यानी शहरों में आएंगे, तो शहर भी कहीं कहीं भी लोगों को जो है कभी कभी, जैसे आपने सुना होगा, बाघ जो है शहर में घुस आते हैं तो उससे भी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे है। सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, या फिर वैश्वीकरण के जो है वैश्वीकरण का कारण संक्षेप में दीजिए। तो वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है विश्व स्तर पर। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व स्तर पर, ठीक है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का योगदान क्या है इसके बारे में बताना है, या फिर वैश्वीकरण का जो है कारण क्या है इसको संक्षेप में बताना है। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपका अति लघु सेकंड में पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। इसके बारे में ऑलरेडी ही चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान है। वैश्वीकरण का प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है, यानी जो वैश्वीकरण यानी एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहे हैं, जो भी सामग्री का आदान प्रदान हो रहा है, वो प्रौद्योगिकी का असर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, एक देश से दूसरे देश में जो है वो विस्तारित हो रही है, तो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान है वैश्वीकरण का। आगे लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी के कारण ही विश्व के अनेक भागों में विचार, पूंजी एवं वस्तुओं का आवाजाही सरल हुई है। यानी विचार का मतलब आप थॉट, अगर आपको कुछ बोलना है, आप फ़ोन से बात कर लेते हैं, कहीं पे दुबई, सऊदीया, जापान, अमेरिका कहीं बात करना तो आराम से बात कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, पूंजी का आदान प्रदान कर सकते हैं, इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान भी यहाँ पे आराम से जो है हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान होता है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के कारण ही जो है ये सब जो है आसान हो पाया है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे छोटा सा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे भारत चीन के मध्य विवाद के 2 कारण लिखिए। अभी मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊँगा लास्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में, 2022 में, 2023 में लगातार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में 2 पॉइंट लिख दिया है, लेकिन अभी लास्ट में जो है आपको मैं पूरा इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है अच्छे से बता दूंगा। देखिए यहाँ पे भारत चीन के मध्य विवाद के 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है
तिब्बत की समस्या, दूसरा है चीन द्वारा भारतीय भूभाग पर कब्जा करना। बार बार चीन जो है कहीं न कहीं भारत के जो हिस्से हैं उस पर कब्जा करता है, जिसके कारण विवाद होता है। तो ये जो है 2 पॉइंट आराम से आप इसे लिख सकते हैं। दोस्तों को आपको बता दें कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, इसे आप अपनी भाषा में आराम से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों मैं बार बार आपसे ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो है आपकी इच्छा है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में अपना बटन है, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि शक्ति संतुलन क्या है। शक्ति संतुलन के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन लघु फर्स्ट में और जो है लघु सेकंड में पूछ सकता है आपसे। तो शक्ति संतुलन क्या है इसके बारे में देखिए कैसे लिखेंगे। एक छोटा सा हेडिंग डाल देंगे शक्ति संतुलन और इसके बारे में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी राष्ट्र को इतना अधिक शक्तिशाली ना बनने दिया जाए जिससे कि वह अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। यह शक्ति संतुलन कहलाता है। इसमें दोस्तों सिंपल से वर्ड में आपको इतना मैं समझा दूं कि जैसे कि गरीब जो होता है, जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है। अगर ये प्रक्रिया होती रही तो आने वाले दिनों में गरीब और गरीब होता चला जाएगा और अमीर होता चला जाएगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी देश के पास जो है संसाधन बहुत सारा है और किसी देश के पास संसाधन कुछ भी नहीं है, तो आप बताइए कि संसाधन में जो सबसे ज़्यादा जिसके पास है वो अमीर होता चला जाएगा और जिसके पास संसाधन नहीं है वो गरीब होता चला जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है, इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली बनने ना दिया जाए कि वो अन्य राष्ट्रों पर कब्जा कर ले। जैसे कि चीन है, चीन अपने आप में एक शक्तिशाली देश बनता चला जा रहा है क्योंकि उसका व्यापारिक क्षेत्र जो है काफ़ी बड़े देशों में है। यानी भारत में भी व्यापार करता है और हर चीज़ चाइना सामान भारत में मिलता है, आप जानते हैं, और देशों में भी चाइना का सामान जो है बिकता है। तो इसका मतलब है कि जो भारत का चाइना का जो व्यापारिक क्षेत्र है वो और मजबूत होता जा रहा है। चीन ने जो है तिब्बत पर कब्जा किया है, ठीक है, तिब्बत पर कब्जा किया है। तो तिब्बत पे इस प्रकार से कब्जा कर लिया है, भारत पे भी जो है बार बार कब्जा करने की कोशिश करता है। तो कहने का तात्पर्य वही है कि अगर कोई देश इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो दूसरे देश पे कब्जा कर ले तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो, उसमें जो है सब बराबर हों, जैसे कि अगर मान लो जापान बराबर है, ठीक है, रूस बराबर है, ठीक है, अमेरिका बराबर है, जिस प्रकार से ये सब बराबर हैं, ऐसे ही अगर सारे देश बराबर हों तो उससे बराबर शक्ति को जो है शक्ति संतुलन के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ऐसे भी ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जब कोई राष्ट्र अपनी शक्ति का विस्तार करने लगता है या फिर अन्य राष्ट्र उस पर सैन्य शक्ति द्वारा अंकुश लगा देते हैं तो अंकुश को ही जो अंकुश होता है इसे शक्ति संतुलन के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, कह रहा है कि कोई राष्ट्र अधिक विस्तार, मतलब कि जैसे चीन है, ये चीन जो है जब धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे, यानी भारत में भी कब्जा कर रहा है, तिब्बत तो कब्जा कर ही लिया है, उधर ताइवान या उत्तरी कोरिया फिर अन्य देशों को अगर कब्जा करना शुरू कर दे, तो इस प्रकार से जो अगर कब्जा करना शुरू कर देगा तो वो जो शक्ति संतुलन होगा वो शक्ति संतुलन नहीं होगा। अगर उसको अंकुश नहीं लगाया गया तो जो है वो और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर सारे देश बराबर हो जाए तो ऐसी शक्ति जो होगी उसे शक्ति संतुलन के नाम से जाना जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, सैन्य गठबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैं आपको लघु फर्स्ट सेकंड और जो है लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ वाला ये दोनों कराने वाला हूँ। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगातार जो है लघु सेकंड आ रहे हैं तो इनको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको कवर करवा देंगे। सैन्य गठबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो सैन्य मतलब सैनिक होता है, गठबंधन यानी सैनिक गठबंधन के 2 उद्देश्य बताना है। आइए देखते हैं, इसमें लिखेंगे सैन्य गठबंधन के उद्देश्य और इसके बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे कि सैन्य गठबंधन का उद्देश्य किसी विरोधी देश के सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे अपनी रक्षा करना होता है। जैसे राजनीति में गठबंधन करते हैं, जैसे मान लो कोई ए पार्टी है, ठीक है, वो बी पार्टी से गठबंधन कर लेता है, ये 2 पार्टी मिल गए हैं आपस में, और जो है सी पार्टी अकेली है, तो यहाँ पे 2 पार्टी जो मिले हैं, ये 2 पार्टी मिलने से इसको गठबंधन कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब सैन्य गठबंधन यानी सैनिक गठबंधन कर लें, मिल जाएँ, तो उसे कहेंगे, जैसे मान लो भारत का और पाकिस्तान का, पाकिस्तान प्लस भारत के जो सेना है वो आपस में मिल जाएं, है ना, वो आपस में अगर मिल जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है उसे मतलब भारत पाकिस्तान को हरा नहीं सकती है। लेकिन पाकिस्तान जो है
अपने में ही खुरापात हरकत करता रहता है। तो अगर ये कहा गया है कि अगर सैन्य गठबंधन यहाँ पे हो जाए तो कोई भी देश भारत पर हमला या पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि सैन्य गठबंधन से जो विरोधी देश होते हैं उनको हमले को रोका जा सकता है या फिर अपनी रक्षा की जा सकती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे, सैन्य गठबंधन बनाकर एक विशेष क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि सैन्य गठबंधन जो बनाकर मतलब कि एक देश से दूसरे देश में अगर गठबंधन बन जाती है तो किसी विशेष क्षेत्र में जो है उसको स्थापित करके वहाँ से शक्ति संतुलन जो है बनाया जा सकता है, ताकि जो है किसी दूसरे देश में मतभेद ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। यहाँ पे जो है इस प्रकार से आप जो है आराम से लिख सकते हो। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके दोस्तों का गुट है, ठीक है, आपके दोस्तों का गुट है। अगर ये दोस्त ये गुट जो बनाए हैं, जैसे मान लो आप 12th में हैं, ठीक है, और आपके साथ में जो है ये मान लीजिए 12th आर्ट वाले हैं, 12th आर्ट वाले हो गए, उधर साइंस वाले बच्चे 12 साइंस वाले बच्चे। अगर ये दोनों बच्चे साइंस और आर्ट आपस में मिल जाए, क्योंकि साइंस और आर्ट में हमेशा विवाद चलता रहता है, ठीक है। आर्ट वाले सोचते हैं कि जो है हम थोड़ा सा कमज़ोर हैं, साइंस वाले सोचते हैं कि जो है हम थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा अपने को 30 मार खा समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये साइंस और आर्ट आपस में मिल जाएँ तो हो सकता है कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा पीछे हो जाए, या फिर आर्ट और कॉमर्स वाले मिल जाए तो साइंस वाले पीछे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर गठबंधन बना के चलेंगे तो क्योंकि एकता में शक्ति होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे सवाल आपके सामने यहाँ पे है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी की अवधारणा का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की अवधारणा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन यह समझने का प्रयास करेंगे। विश्व पर्यावरण तेजी से प्रदूषित हो रहा है, अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इससे मानव सभ्यता खतरे में आ गई है। इसीलिए कहा गया है कि पर्यावरण को बचाने में भी सभी की साझी जिम्मेवारी है। तो यहाँ पे साझी का मतलब ये है कि साझी जिम्मेवारी का मतलब ये है कि जो हमारा पर्यावरण है इसमें सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इसे प्रदूषण से बचाया जाए, ताकि जो है हम एक स्वच्छ वातावरण को बना सके और हमारी पृथ्वी जो है उसको बचा सके। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि सभी को साझी जिम्मेवारी है, सभी का कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, उसे दूषित नहीं होने देना है। ठीक है, आगे सवाल आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब शुरुआत यहाँ पे करेंगे जो है लॉन्ग क्वेश्चन की। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। इस क्वेश्चन के पेपर जो है पैटर्न को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है लॉन्ग क्वेश्चन का। भारत की विदेशी नीति के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 2022 में सवाल पूछा गया था, जी नहीं भरा एग्जामिनर को, यानी जो बोर्ड वाले हैं, और उन्होंने इस सवाल को घुमा दिया और 2020-23 में सवाल पूछ लिया फिर से कि स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 2020 में तो पूछा गया था, 2023 में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके बाद भारत की विदेशी नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, इसको भी 2020 में जो है सवाल पूछा गया था। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे भारत की विदेशी नीति और इसके बारे में लिखेंगे भारत की विदेशी नीति क्या होती है। भारत की विदेशी नीति का मूल बातें हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है 51 में वर्णित है। तो 51 में जो है विदेशी नीति के बारे में जो है बताया गया है अनुच्छेद 51 में। आइए समझने की कोशिश करते हैं और क्या विदेशी नीति में आता है या फिर इसमें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति सुरक्षा के वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा। यह सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। भारत के इस बात को भी प्रयत्न करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के सभी राष्ट्रीय पालन करने का प्रयास करेगा। साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निराकरण हेतु पंच निर्णय का स्वीकार करेगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल पॉइंट है, विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी, इन्हीं जो है विदेशी नीति के बारे में बात कही जा रही है। सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लेते हैं नीति का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी नीति बनाएगी, कोई ऐसी नियम बनाए गए हैं, कोई ऐसी कानून बनाए गए हैं जिससे जो है भारत जो है वो अमल कर रहा है और भारत जो है उसको देखता है, समझता है और उस पर काम करता है। लेकिन ये विदेशी नीति है, जैसे देश में जो कानून बने हैं हम उस देश के कानून का
पालन करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं। ऐसे ही एक विदेश में नीति बनाई गई है, एक विदेश में नियम बनाए गए हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए या फिर जो है कोई संबंध या फिर जो है राजनीति के लिए एक नीति बनाई गई है। उस नीति में भारत की क्या जो है विचारधारा है, भारत कैसे उस नीति को अमल करता है, भारत कैसे नियमों का पालन करता है, वही इसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति सुरक्षा के लिए वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा। पहला पॉइंट है कि भारत हमेशा चाहता है कि शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। भारत किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है। वो तो ऐसे कुछ देश है भारत से जो लड़ते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, ऐसे देश हैं जो है खुरापात हरकत करते रहते हैं, लेकिन भारत हमेशा दोस्ती अपनाना चाहता है। देखो, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना रखना चाहता है भारत, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश हैं, ये सब जो है खुरापात हरकत करके जो है वो भारत को हमेशा उकसाते रहते हैं और वो हमेशा जो है लड़ाई जो है चाहते हैं। तो यहाँ पे जवाब तो मिलता रहता है भारत की तरफ से। आगे ले सकते हैं इसमें, भारत की इस बात का प्रयत्न करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के सभी राष्ट्रों का पालन करेगा। यानी भारत हमेशा चाहता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाएगा उस पर जो है हम अमल करेंगे, उसका जो है पालन करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही भारत ये भी चाहता है कि कोई किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें जो है विवाद का निवारण करने के लिए पंच निर्णय, यानी जैसे होता है गांव में पंचायत बैठती है और पंचायत में पंच का निर्णय होता है, वही जो है सर्वोपरि होता है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है, अगर भारत के साथ में किसी देश से दूसरे देश में जो भी न्याय निकल कर सामने आएगा, भारत जो है उसको स्वीकार करेगा, यानी पंच का जो है स्वीकार करेगा भारत। तो भारत हमेशा जो है अच्छा विचार रखता है विदेशी नीति के बारे में। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ सिद्धांत हैं, कुछ जो है उद्देश्य हैं, उसके बारे में यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों अगर पॉइंट के साथ आप लिखेंगे, पॉइंट के साथ याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझने का बस प्रयास करेंगे। भारत में विदेशी नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, या सिद्धांत क्या है, या विशेषताएं क्या हैं, ये से अगर आप सवाल पूछ ले तो आप इसका आंसर जो इस प्रकार से देंगे। पहला पॉइंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए अथक प्रयत्न करना, ये भारत का उद्देश्य है। भारत हमेशा चाहता है हमारी विदेशी जो नीति है उसको अमल करे, उसको समझें और उस पर जो है जो कानून बनाए गए उसका पालन करें। तो बस आप इतना समझ लेना कि जैसे आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, आप एक व्यक्ति हैं, आप अगर आपके जो है आप पर कोई कानून बनाया गया है, कोई नियम बनाया गया है, आप पर लागू किया गया है, तो आप उसका पालन करें। आप जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका जो है आप स्वीकार करेंगे। तो अगर आप कर लेते हैं इस प्रकार से, कुछ कानून का पालन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, जो भी निर्णय लिया जाएगा, ऐसे ही आपकी जगह एक देश रखते हैं, भारत को रखते हैं, और फिर इसके बाद जो है जो भी न्याय आएगा, निर्णय होगा विदेशी नीति में, उसके बारे में जो यहाँ पे बातें कही जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत जो है अथक प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सभी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता का व्यवहार करता है और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखता है, क्योंकि भारत किसी से लड़ झगड़ा नहीं करना चाहता है। अगला है कि सैनिक गुटबंदियों तथा समझौते से अपने ही यहाँ पे पृथक होना चाहिए, पृथ्वी करते हुए हतोत्साहित करना। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दूसरा सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे जो है कहने का तात्पर्य है कि सैनिक गुटबंदियों और समझौते से अपने को जो है पृथक होना चाहिए। यहाँ पे करते हुए हतोत्साहित करना, ये भारत के जो है मानता है कि जो हमारी सैनिक गुटबंदियाँ हैं वो समझौता के अनुसार जो है हम विदेशी नीति का पालन करेंगे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान जो है निरंतर प्रयास करने का जो है वो भारत करता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मान करते हुए उसे अन्य जो है उसको बनाए रखने के लिए जो है निरंतर प्रयास किया जाएगा। विश्व शांतिपूर्ण तथा बंधुत्व की भावना बनाए रखने के लिए निस्त्रीय जो है कड़ा प्रयास करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि हम दूसरे देश से अच्छे मित्रता का व्यवहार करें, बंधुत्व यानी मैत्रीपूर्ण का भाव जो है वो बनाए रखें। ये सारे पॉइंट दोस्तों आप बस इतना समझ लीजिए कि आप जो है बस आप ये लिखेंगे कि भारत जो है विदेशी नीति में ये चाहता है कि भारत हमेशा जो है दूसरे देश से संबंध अच्छे बनाए और जो है व्यापार अच्छे से हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मारपीट ना हो, ये सब कुछ जो है भारत विदेशी नीति के तहत चाहता है। तो आराम से उसको बना के लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप और पूछा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। 2022 में सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे एक सवाल है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता यानी भारत में लोकतंत्र सफल हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, कुछ आवश्यक दशाएं हैं उनको बताना है। तो आप इसको आंसर को डायग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। डायग्राम में छोटा सा मैंने यहाँ प्रारूप दे रखा है,
अगर आप चाहते हैं तो इसका आंसर आप ही डायग्राम के माध्यम से भी दे सकते हैं, ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो जो आपको है पूरा नंबर मिलेगा और आपका आंसर थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे हेडिंग लिखा है, बस आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है इसके अंतर्गत क्या लिख सकते हैं। सवाल है कि भारत में लोकतंत्र सफल हुआ, इसके लिए कुछ आवश्यक दशाएँ क्या हैं उनके बारे में बताना है। शिक्षित जनता, जनता जब शिक्षित होती है तो कहीं जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर जनता पढ़ी लिखी होती है तो अपने सरकार का चुनाव वो स्वयं कर सकती है और सही सरकार का चुनाव कर सकती है। तो यहाँ पे शिक्षित जनता जो है वो लोकतंत्र को जो है सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान स्थापित करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, समाज के हित की सर्वोच्चता। समाज के हित की सर्वोच्चता का मतलब ये है कि जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र मतलब क्या होता है पहले तो आप यही समझ लीजिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जब जनता खुद सरकार अपने हाथों से बनाए, हाथों का मतलब जो वोट देकर बनाती है, यानी जनता जब सरकार का चुनाव स्वयं करती है तो उसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अब यही जो लोकतंत्र है यही जो है सफल हुआ, तो उसके कारण क्या है, उससे जो आवश्यक दशाएं हैं वो कौन कौन से हैं, वही बात को आपको यहाँ पे समझना है। तो जनता शिक्षित है इसीलिए लोकतंत्र सफल हुआ। समाज के हित के लिए, यानी जो सरकार बनाया गया वो समाज के हित के लिए बनाया गया, समाज का भला हो इसके लिए जनता ने खुद सरकार चुना है, जनता ने एक अपना मुखिया बनाया है और जो मुखिया है वो जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। इसीलिए समाज के हित की सर्वोच्चता के लिए जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो उस जो है उसके कारण सफल हुआ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे शिक्षित जनता, दूसरा है कि समाज हित के लिए जो है सर्वोच्चता या समाज हित के लिए भलाई, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब ये है कि लोकतंत्र में सभी को जो है आर्थिक सहायता समान रूप से दी जाएगी और सभी को आर्थिक मदद जो है वो समान रूप से दिया जाएगा। ऐसा नहीं कोई उच्च जाति का है उसे ज़्यादा, कोई निम्न जाति का उसे कम, सबको बराबर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा और आर्थिक सहायता मिलेगी तो जाहिर सी बात है आर्थिक समानता सब में दिखाई देगी। ये लोकतंत्र सफल होने का कारण में से एक माना जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं, योग्य नेताओं का चुनाव। देखिए जो जनता ने सरकार चुना है, जब जनता सरकार चुनती है तो कहीं न कहीं योग्य नेताओं का चुनाव करती है। इन्हें जो कुशल हो, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो देश के लिए कुछ कर सके, जो समाज के लिए कुछ कर सके, ऐसे योग्य नेताओं का चुनाव जनता करती है। तो जनता जब योग्य नेताओं का चुनाव करती है तो लोकतंत्र में सफलता का कारण माना जाएगा। अगला पॉइंट ले सकते हैं, शांति और सुव्यवस्था। जनता हमेशा चाहती है कि समाज का भला हो और जब जनता सरकार चुनेगी तो सरकार जो बनेगी जनता के द्वारा वो हमेशा चाहेगा कि शांति बनी रहे और सुव्यवस्था बनी रहे, यानी व्यवस्था जो हो वो सुव्यवस्था हो, कोई भी कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 लाइन आराम से हर पॉइंट में हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपका पूरा जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि क्या सवाल कहना चाह रहा है और क्या हेडिंग में मैं समझा रहा हूँ। आगे है राजनीतिक जागरूकता। जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे मतलब शिक्षित होते चले गए, लोगों में जागरूकता हुई और जो है अपने राजनीति का चुनाव जो है वो सही तरीके से करने लगे। धीरे धीरे उनके अंदर यानी जनता के अंदर भी राजनीतिक जागरूकता जो है वो आई और लोग समझें कि हमें सही नेता का चुनाव करना चाहिए। ये भी लोकतंत्र का कारण माना जाता है कि सफलता के लिए। अगला पॉइंट है रोजगार के अवसर। जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे थे तो जनता ने जब सरकार बनाया, यानी जब लोकतंत्र आया तो लोगों को समान अवसर मिले और लोगों को समान अवसर के साथ साथ समान रोजगार भी मिलता चला गया। जब रोजगार मिला तो लोकतंत्र में सफलता होने का कारण माना गया। आगे ले सकते हैं जनता की सहायता। लोकतंत्र में जनता अपने सरकार इसलिए बनाए कि जनता जो है जो सरकार है वो समाज का भला कर सके, जनता की सहायता कर सके। इसीलिए जो है जनता की जब सहायता हुई लोकतंत्र में तो सरकार का जो है लोकतंत्र जो है वो सफलता का कारण माना गया। तो दोस्तों कुछ पॉइंट है यहाँ पे आप इसे जो है अच्छे से लिख कर जो है ये पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अगला है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करना आप। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए हैं। ये सवाल एनसीईआरटी का है और ये सवाल जो है इसी सवाल को अथवा करके पूछा है कि 1975 में घोषित आपातकाल जो था उसके जो सबक थे उस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। इसी सवाल को अथवा करके फिर पूछा कि राष्ट्रीय आपातकाल के
परिणामों की व्याख्या मूल अधिकारों तथा कार्यपालिका व न्यायपालिका के आधार पर कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि भारत में आपातकाल के 1975 के कारण और उसके परिणामों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के पूछा है। आपको बस इतना समझ लेना है कि 1975 में जो है एक जो है आपातकाल लागू हुआ था। ये आपातकाल कब आया था, कैसे आया था, क्या कारण था आपातकाल लागू होने का, इसी के बारे में आपको समझना है। पूरा आंसर यही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। आइए इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है उठाते हैं जो बहुविकल्पीय, फिर अति लघु क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लेंगे। साल 1975 की बात है। श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पे जो है प्रधानमंत्री थी, देश के सरकार में थी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी सरकार थी और उनमें जो है आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल की घोषणा जो है 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनके शासनकाल में हुआ था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी, तो जवाब होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे आपातकाल के बारे में। विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारणों से गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों ने देश के विभिन्न भागों में आंदोलन कर रखे थे। इन्हीं जो कांग्रेस के नेता नहीं थे, जो गैर कांग्रेसी थे, वो विभिन्न देशों में विभिन्न भागों में जो है आंदोलन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है। अब ये बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, इन यूपी में भी है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई अन्य जो पार्टी के लोग हैं, ठीक है, अगर ये अन्य पार्टी के लोग अलग अलग शहरों में, अलग क्षेत्रों में आंदोलन करने लगे, तो इस प्रकार से आंदोलन करने लगे और जो है आंदोलन काफ़ी जो है बड़ा हो जाए, तो कहीं न कहीं आपातकाल की घोषणा जो है करनी पड़ती है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि राजनीतिक कारण के कारण, जो आर्थिक राजनीतिक कारण था उसके कारण जो गैर कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो सब जो है विभिन्न देशों के विभिन्न क्षेत्रों में जो आंदोलन कर रखे थे। जगह जगह हड़ताल, तालाबंदी, धरना आदि का आयोजन किया जा रहा था। देखिए कैसे कैसे आंदोलन की शुरुआत हुई थी और किस कारण जो है आपातकाल लागू हुआ था, वही जो है यहाँ बताया गया है। देश के अलग क्षेत्रों में हड़ताल हो रहा था, तालाबंदी हो रही थी, धरना हो रहा था और इसके आयोजन के कारण जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्षेत्रीय जो आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर रहे थे। क्षेत्रीय आंदोलन का मतलब ये है कि जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व पश्चिम, सभी जगह पे क्षेत्रीय आंदोलन भी हो रहे थे। जो राष्ट्रीय राजनीति थी वो भी प्रभावित हो रही थी। 1974 तक देश में एक प्रकार का अराजकता की स्थिति दिखाई देने लगी। 1974 आते आते जो है ये आंदोलन काफ़ी भयानक रूप ले लिया और जब काफ़ी भयानक रूप ले लिया तो जो है अराजकता, यानी जो कुछ बुराइयां ऐसी थी, कुछ उपद्रव ऐसे हो रहे थे, वो सामने आ गए, जिसके कारण सरकार ने विरोधी दलों के आंदोलन को दबाने के लिए 1975 में जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तो सिंपल दोस्तों आपको बस इतना समझा दें कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब सरकार में थी, 1975 की बात है, जब वे सरकार में थी, तो उस टाइम पे जो है गैर कांग्रेसी जो नेता जो थे, यानी जो अलग अलग पार्टी के थे, जैसे कि बीजेपी के, सपा के, बसपा के, अन्य जो पार्टी के लोग थे, ये सब अलग अलग जहाँ पे जो है आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल हो रही थी, तालाबंदी जो है, धरना, ये सब हो रहा था। कहीं कहीं पे जो है क्षेत्रीय आंदोलन भी कराए जा रहे थे। ये सब आंदोलन के कारण जो है जो सरकार में थे, यानी जो कांग्रेसी लोग थे, वो सब जो है उस आंदोलन को दबाने के लिए 1975 में जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके कि आंदोलन के कारण क्या थे। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। इसके बारे में दोस्तों लिखेंगे कि 1975 में आपातकाल लगाने के कारण क्या थे। तो देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, आपातकालीन स्थिति की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। यानी आर्टिकल जो है 352 में जो है आपातकाल की घोषणा की बात कही गई है कि अगर कोई देश में सिचुएशन आ जाती है ऐसी, तो उस टाइम पे आपातकाल लगाया जा सकता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद हमारे 352, यानी संविधान में एक बात कहा गया है। ठीक है, जिसमें आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है आपात स्थिति की घोषणा
कही गई है। तो यहाँ पे 352 जो अनुच्छेद है इसमें जो है अगर कोई गड़बड़ी होती है देश में तो वहाँ पे जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, इसलिए जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था। आगे और क्यों लगाया गया था देख लेते हैं। सरकार का कहना था कि चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा था। इन्हें कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार का कहना ये था, इन्हें सरकार कहना मतलब कि कांग्रेस की जो सरकार में थी उनका कहना था कि सरकार जो थी, जो कांग्रेस के लोग थे जो सरकार में थे, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था और लोग उपद्रव कर रहे थे, जिसके कारण आपातकाल लगाया गया। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे। देश में जगह जगह आंदोलन और धरनों का आयोजन हो रहा था, इसके कारण परेशान होकर कांग्रेस के नेता लोगों ने आंदोलन किया, आपातकाल की घोषणा की थी। अगला पॉइंट है, देश में अनेक भागों में आंदोलन के कारण हिंसक घटनाएं भी हो रही थी। देखिए आंदोलन करना अच्छी बात है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। अगर हिंसा होती है तो आपातकाल की घोषणा भी की जा सकती है, और वही सामने यहाँ पे 1975 में आया था। अगला है कि सेना और पुलिस को बगावत और विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था। इन्हें जो देश की सेना थी, जो पुलिस थी, उनको जो है बगावत इन्हीं सरकार के खिलाफ जो है उन्हें उकसाया जा रहा था कि सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, तो इसके कारण भी जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला पॉइंट ले सकते हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक विद्रोह भी हो रहे थे। धार्मिक और सांस्कृतिक विद्रोह का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस प्रकार से जो भी हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात और सांस्कृतिक जो विद्रोह हो रहे थे उसके कारण जो है ये आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो रहा था। इन्हीं देश को बांटने की और राष्ट्रीय एकता को जो है ना बनाए रखने की बात कही जा रही थी, इसीलिए जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। अर्थव्यवस्था पर संकट गहरा रहा था। इन्हीं जो देश की अर्थव्यवस्था थी उसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही थी सामने, तो जो है ये सब परेशानी होकर जो है परेशानी के कारण जो है देश के सरकार ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि भारतीय राजनीति में जन आंदोलन के विकास एवं प्रभाव पर एक संक्षिप्त लिखिए। संक्षिप्त लेख लिखिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय राजनीति की जन आंदोलन, इन्हीं भारतीय राजनीति में जन मतलब लोगों ने कुछ आंदोलन किए थे, अलग अलग प्रकार से लोगों ने आंदोलन किए थे। तो ये आंदोलन क्यों हुए थे? जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने नाम सुना होगा असहयोग आंदोलन के बारे में, नाम सुना होगा असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलवाया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये सब आंदोलन थे जो देश की आज़ादी के पहले थे। देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम की आज़ादी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की भी आपने नाम सुना होगा, ये आंदोलन चल रहे थे। तो यहाँ पे बात इसको कैसे ले सकते हैं, इसको देखिए आंसर में। भारत में स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता बाद अनेक जन आंदोलन हुए थे। मैंने अभी आपको ही बता रहा था, मैं आपको अभी वही बता रहा था कि जो है स्वतंत्रता पूर्व नहीं, देश के जब आज़ाद नहीं हुआ था तो असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब आंदोलन जो है चल रहे थे। स्वतंत्रता के बाद भी देश की आज़ाद जब हो गया उसके बावजूद भी बहुत सारे आंदोलन चले। उन आंदोलन के कारण जो है ये राजनीति पे प्रभाव पड़ा है। आइए उन्हीं को समझते हैं जिन्होंने बाद में राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों में जन आंदोलन किए गए। अब देखिए यहाँ पे इन आंदोलनों में शामिल कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप से जुड़े और जिसका प्रभाव दिखाई दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो जन आंदोलन में शामिल हुए बाद में जो है वो राजनीतिक दलों में भी दिखाई दिए और राजनीतिक दलों के रूप में जो है वो आगे बढ़ते रहें और फिर इसके बाद जो है एक जो है राजनेता के रूप में उभरे हुए हैं। आगे इनके बारे में जो है लिख सकते हैं कि इनकी क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे जन आंदोलन का प्रभाव। जन आंदोलन का प्रभाव हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे, इन सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों के सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी समस्या के चुनावी राजनीति के माध्यम से हल नहीं कर पा रहे थे। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, इस पूरे सेंटेंस का ये कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन वर्गों को सामाजिक आर्थिक समस्या के अभिव्यक्ति दी गई जो अपने समस्याओं के चुनावी राजनीति के माध्यम से हल नहीं कर पा रहे थे। जैसे मान लीजिए आप हैं,
ठीक है, आपने चुनाव किया किसी सरकार का, आपने चुनाव किया किसी सरकार का, वो सरकार जब जनता की भलाई के लिए, हित के लिए काम ना करे, तो सरकार के खिलाफ वो जो लोग हैं, जो सरकार चुने थे, वो लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। जब लोग आंदोलन करेंगे तो उसी को जन आंदोलन कहा जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि उन समस्याओं के लिए जो है, समस्याओं को जब हल नहीं कर पा रहे थे तो लोगों ने आंदोलन किया था, यही बात इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट ये है, विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ये जन आंदोलन अपनी बात रखने की दृष्टि से श्रेष्ठ माध्यम बनकर उभरे। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक, जैसे मान लीजिए आपने अपने स्कूल में फ़ीस जमा किया, ठीक है, आप अपने स्कूल में फ़ीस जमा किया, अगर आप जो फ़ीस जमा किए हैं, आपके पास रसीद मान लीजिए खो गई है, आप फ़ीस जमा कर दिए हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट या फिर वहाँ के बड़े बाबू आपसे फ़ीस दोबारा मांग रहे हैं कि आपने फ़ीस जमा नहीं किया है, जब आपने फ़ीस जमा किया फिर आपसे दोबारा कह रहे हैं कि फ़ीस नहीं जमा किया है, तो फिर आप क्या करेंगे उस टाइम पे? आप गुस्सा होंगे या फिर कुछ करेंगे? आप क्या करेंगे, आप आंदोलन करेंगे। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि धरने पे बैठ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो है बातें हैं वो सामने रखी जाएगी कि नहीं मैंने फीस जमा कर रखा है। ठीक है, तो जो आप छोटा सा एक आंदोलन जब करेंगे, वहाँ पे आंदोलन मतलब कि जो अपनी फीस वगैरह फीस रसीद लेकर आएंगे या फिर किसी को बुला कर लेकर आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, न्याय होगा। वहाँ पे क्या होगा, न्याय होगा। जब न्याय होगा तो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि आपसे मैनेजमेंट दोबारा पैसा ले और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर पैसा नहीं देंगे तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि जो विभिन्न सामूहिक समूह जो लोग थे, जो जन आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात जो है, उनकी बात रखने के श्रेष्ठ माध्यम बनकर उभरे। तो लोग अपनी बातों को रख रहे थे, जब अपनी बात रखेंगे तो उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। आप अपनी बात रखेंगे तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, जन आंदोलनों ने समाज के विभिन्न जाति, धर्मों और क्षेत्र के विकास को संभव हो सका। जब लोग आंदोलन किए, ठीक है, जब लोग आंदोलन किए तो समाज के कई जाति धर्म में जो है लोगों को उसका फ़ायदा मिला। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट ले सकते हैं कि ये जन आंदोलन जनता के उचित मांग को प्रतिनिधि बनकर उभरे। यानी जो जनता ने जो मांग किया था उसको जो है उसका मांग पूरा हुआ और उसके बाद जो है किसी का भी जो है शोषण नहीं हो सका। ठीक है, अगला है, ऐसे आंदोलनों ने चुनाव में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों में इनका नज़दीकी रिश्ता स्थापित हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंदोलन किए थे, जैसे गांधी जी बहुत सारे आंदोलन किए थे, लेकिन वो कभी नेता नहीं बने थे, लेकिन राजनीति से जुड़े थे। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में जुड़े थे। डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में वो जुड़े थे। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो इस प्रश्न से संबंधित थे। इसका भी आंसर आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय राजनीति के क्षेत्रवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्षेत्रवाद, भारत में बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से क्षेत्रवाद पाया जाता है, क्योंकि भारत जो है क्षेत्र से बहुत ज़्यादा क्षेत्रवाद होता है यहाँ पे। जैसे कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का हूँ तो मैं मराठी हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं तमिल का हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बिहार का है, ठीक है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, और ये जो है किसी दूसरे राज्य में कमाने जाए, ठीक है, जैसे ये महाराष्ट्र में चला जाए या फिर जो है गुजरात में चला जाए या फिर राजस्थान में चला जाए या फिर पंजाब में चला जाए, जब वहाँ पे कमाने जाएगा बिहार यूपी बिहार के लोग, तो वहाँ के लोग अगर इन यूपी बिहार के लोग से मतभेद करें, ठीक है, या क्षेत्रवाद की भावना रखे, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही जो है क्षेत्रवाद कहा जाएगा। ठीक है, आगे इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 में, 2022 में, 2023 में सवाल लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना कि क्षेत्रवाद होता क्या है। देखिए, क्षेत्रवाद का अर्थ किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक और आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व को जागृत करता है। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों ये कि क्षेत्रवाद छोटा शब्द है और छोटे स्तर का है। यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि आर्थिक, सामाजिक या फिर अन्य किसी कारण से उत्पन्न अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जैसे मान लीजिए
यूपी के लोग हैं, ठीक है, यूपी के लोग हैं। यूपी के लोग मानते हैं, यूपी में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यूपी में ही आप पश्चिम में चले जाइए, वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। अवध में चले जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेम मोहब्बत वाली भाषा बोली जाती है। थोड़ा सा पूर्वांचल साइड में चले जाइए, वहाँ पे और मीठी भाषा बोली जाती है। लेकिन अगर आप पश्चिम यूपी में जाइए तो ऐसा बोली बोलते हैं, ऐसा भाषा बोलते हैं कि जैसे लड़ाई हो जाए, थोड़ी थोड़ी बातों पे मार हो जाए, ऐसा भाषा होता है वहाँ पे। एकदम खड़ी भाषा बोलते हैं। जैसे कि आप मेरठ गाज़ियाबाद की साइड में चले जाइए, अगर आप जो है बनारस जो है यहाँ पे चले जाइए, बनारस में चले जाइए, गाजीपुर बलिया चले जाइए, तो इस साइड में जो है आपको थोड़ा सा प्रेम वाली भाषा दिखाई देगी। लखनऊ साइड में चले जाइए, अवध वाले क्षेत्र में चले जाइए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मीठी भाषा थोड़ी सी बोली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर पश्चिम में चले जाएंगे तो यहाँ पे जैसे जो भाषा बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि भैया मार हो जाए अभी। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि यहाँ पे भी क्षेत्रवाद की भावना दिखाई देती है। जैसे कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कई प्रकार से भावनाएं जो जागृत होती है लोगों के अंदर में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसके आधार पे जो है कहीं न कहीं क्षेत्रवाद होता है। आइए इनको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। आइए यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कैसे। विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संघर्ष और तनाव। क्षेत्रवाद क्यों होता है, क्षेत्रवाद में कारण क्या है, या क्षेत्रवाद को कैसे समझ सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है, तनाव रहता है, जिसके कारण लोग क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं। मैं अभी शुरू में आपको बता चुका हूँ, अगर कोई यूपी बिहार का व्यक्ति है, ठीक है, कोई यूपी बिहार का व्यक्ति है और जो है ये महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर गुजरात, जो है कर्नाटक में कहीं पे कमाने जाता है, तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि जो यूपी बिहार के लोग पिछड़े हैं, ठीक है। तो वो जो क्षेत्रवाद की भावना है ना, वो जो है सवाल यहाँ पे उत्पन्न करती है क्षेत्रवाद की। तो तनाव और संघर्ष के कारण जो है क्षेत्रवाद होता है। आगे है राज्य और केंद्र सरकार के मध्य मतभेद होता है। जैसे मान लीजिए यूपी में बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। अगर किसी दूसरे राज्य में जो है बीजेपी सरकार ना हो और वहाँ पे केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो उस राज्य से केंद्र सरकार में हमेशा मतभेद होगा, क्योंकि वहाँ पे तालमेल बैठेगा नहीं। क्योंकि केंद्र से भी जो है उसको जो है कोई एक तरह से जो है कोई मदद नहीं उतना मिल पाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि मतभेद होने के कारण जो है क्षेत्रवाद की भावना हो जाती है। स्वार्थी नेतृत्व और संगठनों का विकास। हमेशा लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा विकास हो। अपना विकास के करने के चक्कर में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है कि यहाँ पे स्वार्थी नेतृत्व लिखा है। स्वार्थी कब नहीं होता है, लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमारा विकास हो, सिर्फ हमारा, हम सबका ना हो, हमारा विकास हो, हमारा विकास हो। तो जब स्वार्थी लोग रहेंगे, जब अपना ही लोग चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है अपना अपना करते करते जो है वो जो है सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो ही जाता है, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय एकता की चुनौती। देश को एक बनाने के लिए जब क्षेत्रवाद की भावना रहेगी तो राष्ट्रीय एकता बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। सभी लोग अपना अपना सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें देश के लिए करना चाहिए, हमें देश के लिए विकास का सोचना चाहिए। जब लोग देश के विकास के बारे में सोचेंगे तो क्षेत्रवाद की भावना नहीं आएगी। लेकिन लोग अपनी अपनी बातें सोचते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि देश का विकास हो, देश का विकास हो। लेकिन क्षेत्रवाद की जब विकास की भावना सोचते हैं तब लोग जो है राष्ट्रीय एकता की चुनौती यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। नए राज्यों की मांग। 2 जून 2014 को जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना था, नाम है तेलंगाना। आपको अच्छे से पता होगा तेलंगाना राज्य बना था। तो जब नए राज्यों की मांग की जाती है तब भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जब नए राज्य मांगे जाते हैं तो उसमें भी क्षेत्रवाद की भावना होती है। जिस क्षेत्र से अलग होता है, जो क्षेत्र नया बनता है, उन क्षेत्रों में हमेशा जो है एक तरह से मतभेद हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा दूं, जब भारत पाकिस्तान एक में थे, भारत पाकिस्तान जब एक में थे, बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान जब बट गया, भारत पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब जो है यहाँ पे देखिए कितनी कट्टर दुश्मनी है भारत पाकिस्तान में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब दो लोग जब दो भाई एक में रहते हैं ना, तो उनमें कोई मतभेद नहीं होता है। लेकिन जब दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं ना, तो उनमें मतभेद हो जाती है और हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। ये सारा जो है कारण है क्षेत्रवाद का, ठीक है। तो दोस्तों ये पॉइंट था, ये सारे पॉइंट जो है क्षेत्रवाद के थे। अब इसमें आगे पॉइंट लिखेंगे, क्षेत्रवाद रोकने के संबंध में निम्नलिखित उपाय सुझाइए। अगर ये भी आपसे पूछ ले तो इसका आंसर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको आप हेडिंग बना सकते हैं और उसके बारे में 4-5 लाइन आराम से लिख सकते हैं बना के। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण
किया जाए। इन्हें अगर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण कर मतलब किया जाए, मतलब राष्ट्रीय नीति का मतलब कि सबके अंदर, सबके जो कोई भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, सबके अंदर यही होना चाहिए कि हमें देश का विकास करना चाहिए, हमें राष्ट्र का विकास करना चाहिए, राष्ट्र की जो नीति है, जो नियम है उसको पालन करना चाहिए, तो जो है कहीं न कहीं क्षेत्रवाद रुक सकता है। आगे है आधारभूत ढांचे का विकास किया जाए। आधारभूत ढांचे का विकास करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे आधारभूत संसाधन होते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, अगर सबका जो है विकास एक साथ में करें, है ना, चाहे किस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस क्षेत्र का हो, सबको जो है जो उनकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर उनका विकास हो तो हो सकता है कि क्षेत्रवाद जो है वो ना हो। अगला है सांस्कृतिक एकीकरण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे अलग अलग राज्य वाले हैं, हर राज्य की अपनी संस्कृति होती है, उन संस्कृति को अगर एक किया जाए, है ना, एक की भावना किया जाए, उनमें किसी को कोई मतभेद ना हो, सभी लोग अपनी, जैसे हिंदू मुस्लिम का त्यौहार मनाए, मुस्लिम हिंदू का त्यौहार मनाए, तो कभी कोई क्षेत्रवाद नहीं हुआ, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब आपस में जो है हिंदू मुस्लिम सब आपस में सब भाई भाई हैं, सब प्रेम से रहेंगे, कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोगों के अंदर अपने अपने भावनाएं हैं, अपने अपने विचार हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, सब इंसान ही हैं, लेकिन लोग अपनी अपनी जो है धारणाएं रखकर जो है आपस में लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों अगर संस्कृति का एकीकरण किया जाए तो हो सकता है कि क्षेत्रवाद को कम किया जा सकता है। अगला है कि क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान किया जाए। अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिमी यूपी में जिससे खड़ी बोली भाषा बोली जाती है, आधु में थोड़ी सी नॉर्मल भाषा, सामान्य भाषा बोली जाती है। थोड़ा सा पूर्वांचल साइड में चलेंगे तो वहाँ पे जो थोड़ा सा मीठी भाषा बोली जाती है, मीठी का मतलब जो है बड़ा प्रेम से बोलते हैं, है ना, वहाँ पे कोई मतभेद नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है जो भाषाएं होती हैं, अगर उसके आधार पर समानता रखी जाए, कोई बंटवारा ना किया जाए, तो दिक्कत नहीं होगी, तो क्षेत्रवाद नहीं होगा। जाति धर्म में समानता, चाहे किसी जाति के लोग हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, सबका विकास समान होना चाहिए, सब में मत जो है कोई न कोई जो है समानता रखनी चाहिए। जिस प्रकार से समानता हुई, कोई मतभेद नहीं होगा, तो जो है क्षेत्रवाद को रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है आप समझ पाए होंगे और अच्छे से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके सामने दोस्तों यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, बस यही प्रश्न तैयार कर लीजिए, इतने लॉन्ग क्वेश्चन जो है तैयार कर लीजिए, आपका इसी में से आएगा। कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, तो बस आप यही लास्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, भारत चीन संबंध पर प्रकाश डालिए। 2020 में सवाल पूछा गया था। इसी सवाल को अथवा करके पूछा गया कि भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दों पर जो है उल्लेख कीजिए। यह सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान भारत चीन संबंध का मुख्य आधार सीमा विवाद या व्यापार है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। 2020 से 2020 में, 2022 में, 2023 में सवाल लगातार दोस्तों पूछा जा रहा है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि एनसीईआरटी 2020 से लागू है और 2020 से लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए इसका आंसर भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है भारत और चीन की जो है बीच जो विवाद मामले हैं, वो सबसे बड़ा कारण क्या है, आइए इनको समझते हैं और विथ डायग्राम कोटेशन के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। भारत और चीन के बीच विवाद के मामले क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है सीमा विवाद। हमेशा सीमा को लेकर विवाद होते रहते हैं। सीमा का मतलब वो सीमा नहीं जो पाकिस्तान की सीमा, वो सीमा नहीं, यहाँ पे सीमा की बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है। आइए थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, भारत का छोटा सा नक्शा मैंने यहाँ बना रखा है। यहाँ पे देखिए चीन है और चीन से भारत के जो सटे राज्य हैं, लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। कुल मिला के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन से सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो ये बाउंड्री है, जो ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है, यही लाइन जो है मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। यानी भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस सीमा को विवाद को लेकर जो है यहाँ पे हमेशा विवाद होते रहते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो हमेशा चाहे इधर से अटैक करता है, चाहे इधर से अटैक करता है। मतलब अटैक करने का मतलब ये है कि हमेशा ज़मीन को जो है अपना बताता है। अरुणाचल प्रदेश को जो है कुछ हिस्से अपना बताता है, लद्दाख के कुछ अपने हिस्से बताते हैं। तो इस सीमा विवाद के कारण जो है हमेशा विवाद होते रहते हैं। तो पहला पॉइंट जो है आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप इसको बना देंगे तो एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरा नंबर दे देगा। इसके बाद तो अगला पॉइंट है कि 1962 में युद्ध हुआ था।
1962 में जो है ये एक युद्ध हुआ था, और यहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख लीजिए। 1962 में जो है एक युद्ध हुआ था, और चाइना ने जो है यहाँ से जम्मू कश्मीर का इतना हिस्सा कब्जा कर लिया है, और इस जो हिस्सा कब्जा किया है उसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो लाइन दिखाई दे रही है, जो लाइन है, इसको LAC लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LAC लाइन। और LAC लाइन का मतलब लाइन, यल से मतलब लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक रेखा नियंत्रण जो है, ये LAC भारत और चीन के बीच में है, जो चीन ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे एक रेखा है, और इस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम है LOC रेखा। LOC रेखा है, और भारत और चीन के बीच में LAC रेखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, LAC और LOC किसके बीच में है। हालांकि बात करें यहाँ पे भारत और चीन के बारे में, क्योंकि भारत और चीन के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। 1962 में जब युद्ध हुआ था तो भारत यहाँ पे हार गया था, और जो है चाइना जो है जब जीत गया था, तो इतना हिस्सा जो है चाइना ने कब्जा कर रखा था, और उसका नाम रखा था अक्साई चीन, और लाइन का नाम है LAC लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात हो गई कि जो है 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण। जब भारत जो है परमाणु परीक्षण किया था 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो चाइना ने जो है आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो भारत जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है, क्योंकि चाइना को डर लग गया था कि भारत अगर परमाणु परीक्षण कर लेता है तो हमारा जो है सत्यानाश हो सकता है। इसीलिए जो है हमेशा जो है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है ये बात उठाता रहता है कि भारत परमाणु परीक्षण ना कर सके। ठीक है, ये तो मुद्दा हो गया। अगला है व्यापार और आर्थिक समझौता। व्यापार और आर्थिक समझौता में लेकर हमेशा विवाद होते रहते हैं। आप जानते हैं कि चाइना सामान भारत में कितना ज़्यादा आता है, हर चीज़ चाइना है, हर चीज़ चाइना है, तो हर चीज़ चाइना होने के कारण जो है इसमें हमेशा विवाद होते रहते हैं व्यापार को, आर्थिक समझौते को लेकर। अगला है व्यापार, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में एक जैसी नीति अपनाना जो है ये भी एक तरह से माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मतलब ये होता है कि जो है भारत जो है चीन जो है वो व्यापार करता है और कई देशों में व्यापार करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। एक संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसमें जो है कोई देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो यहाँ पे जो है उसकी अनुमति लेनी पड़ती है विश्व व्यापार संगठन में। तो चाइना जो है इसका जो है नीति अपनाता है, और जब भारत इसकी नीति अपनाता है तो चाइना को दुख होता है ना। तो यहाँ पे जो है इसको लेकर विवाद होते रहते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है आप इसको हेडिंग बना के 2-2 3-3 लाइन अगर लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये बात हो गई, मैपिंग के मदद से मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक पॉइंट थोड़ा सा आपको धुंधला दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे समझने के प्रयास करते हैं। भारत और चीन मतभेद दूर करने के सुझाव, क्या सुझाव है? देखिए, व्यापारिक संबंध को अगर बढ़ावा दिया जाए अच्छे तरीके से तो हो सकता है कि भारत और चीन का मतभेद थोड़ा सा दूर किया जा सकता है। नेताओं के अच्छे संबंध, अगर नेताओं के अच्छे संबंध होंगे तो जो है भारत चीन के मतभेद को दूर किया जा सकता है। आगे है पर्यावरण सुरक्षा समस्या का समाधान। पर्यावरण समस्या जो है प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर भारत और चीन जो है एक साथ मिलकर इस पर समस्या का समाधान करते हैं तो हो सकता है कि भारत और चीन के रिश्ते भी अच्छे होंगे और जो है जो मतभेद होगा वो दूर होगा। आगे यहाँ पे है सांस्कृतिक संबंधों का बढ़ावा, यानी जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होगा, राजनीतिक बढ़िया होगा तो संस्कृति का बढ़ावा भी और संबंध भी अच्छा होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना। यहाँ पे दोस्तों बात की कि भारत हमेशा तो चाहता है दोस्ती का रिश्ता, लेकिन चीन जो है हमेशा जो है दुश्मनी का रिश्ता अपनाता है। तो मैत्रीपूर्ण जो है वातावरण बनाए रखना ये भारत चाहता है, और अगर चीन भी चाहे तो हो सकता है कि जो है मतभेद को कम किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे छोटा सा एक प्रश्न है, इसको भी कवर कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। यानी जो चीन जो है व्यापार के माध्यम से देखा जाए, चीन की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो कहीं न कहीं विकसित की श्रेणी में जा रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन से कारण हैं, आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से ग्रो क्यों कर रही है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि आर्थिक सुधारों के हेतु खुले द्वार की नीति अपनाना। खुले द्वार का नीति का अपना मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए द्वार अगर खुला हो, ठीक है, अगर द्वार खुला हो
तो कोई भी आराम से आ जा सकता है। लेकिन अगर द्वार बंद हो, द्वार पे ताला लगा हो, तो पहले आपके द्वार पे आएगा, वो रुकेगा, क्योंकि द्वार पे आपके ताला लगा है, तो कोई आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे द्वार अगर खुला रहेगा तो हो सकता है कि कोई भी अंदर आए और आपके जो जो मतलब आपसे मदद मांगना चाहता है वो आपसे ले सकता है, या फिर जो भी उसको चाहिए जो आपके द्वार पे आया है वो आराम से ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक सुधार होते खुले द्वार की नीति अपनाना मतलब ये कि चीन हमेशा जो है सभी देशों से खुले द्वार की नीति मतलब कि सभी से व्यापार करना चाहता है और व्यापार करता भी है। जब व्यापार करेगा तो जाहिर सी बात है हर जो है उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। खेती और उद्योग का निजीकरण, जो खेती वहाँ पे होती है, जो उद्योग वहाँ पे स्थापित होते हैं, उनका निजीकरण कर दिया गया है। यानी मतलब ये है कि किसी के पास खेती है कि तो किसी के पास 100 बीघा 50 बीघा खेती ही है, वो पूरा पूरा जो है उसको खेती कर रहा है। उद्योग का निजीकरण, जो उद्योग स्थापित हुए हैं पूरा के पूरी तरह से देखा जाए तो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। जब प्राइवेट सेक्टर के खुद के हाथ में है तो अपना उनका पूंजीगत विकास हो रहा है। इसके बाद है कृषि तकनीकी के साथ वृद्धि। कृषि में जो है तकनीकी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कृषि के क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, और कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए 1 बीघा खेती है, 1 बीघा खेती में भारत में अगर 10 कुंटल उत्पादन होता है तो 50 कुंटल जो है उत्पादन करता है चाइना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे तकनीकी के साथ जो है कृषि में वृद्धि करना, इसका भी जो है अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगे यहाँ पे है 2 पॉइंट और है कि उद्योग को विस्तारीकरण करना। जो उद्योग है वो पहले छोटा सा था, उसको और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, और बड़ा किया, और बड़ा किया, बढ़ाता चला जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। यानी कोई बिजनेस से छोटा सा बिजनेस ओपन किया और उस बिजनेस को अगर बढ़ाता चला जाए, बढ़ाता चला जाए, तो क्या विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल विकास होगा। जब विकास होगा तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो उद्योग के विस्तारीकरण से ही जो है उनका विस्तारीकरण, यानी उद्योग अर्थव्यवस्था का विस्तारीकरण होता चला गया। आगे है विश्व व्यापार संगठन में शामिल। यानी विदेशी व्यापार जो है वो विदेशी व्यापार यानी हर देशों में व्यापार करना चाहता है और करता भी है, तो विश्व व्यापार संगठन में क्या हो गया? शामिल हो गया, जिसके कारण जो है उसे आसानी से जो है वो काम उसका होता चला गया। सिंपल सी बात यह है कि अगर सरकार से मिल जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे उसका काम पूरा आसानी से हो जाएगा। जब काम आसानी से हो जाएगा तो उसका अर्थव्यवस्था में जो है फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये जो पूरा क्वेश्चन था आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही मेहनत करके मैंने बनाया है और बहुत ही मेहनत में जो है किया है आप सभी के लिए, जबकि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है सिवा जो है कुछ पेमेंट मिल जाता है, जिसके जो है एक आर्थिक स्थिति मेरी जो है वो चलती है। ठीक है, मैं प्राइवेट अध्यापक हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और मैं उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ जो है आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी मैं जो है जो इनके पास मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उनको मैं वहाँ पर भेज दूँगा अगर वो मैसेज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप जो है यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर फिर से एक बार यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, 83 82 92 47 99। ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा, कोई शुल्क नहीं है। आपको यहाँ पे आराम से पीडीएफ जो है अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।